हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कहूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके अंदर इंदिरा गांधी वर्सेस न्यायपालिका के बारे में हम बात करेंगे। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड की डेट शीट आपकी नजदीक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इंदिरा गांधी के नेतृत्व के दौरान यानी कि 1971 में जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई, तो उनके नेतृत्व के दौरान संसद तथा न्यायपालिका में आपसी विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या थे? आपसी विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या थे? ये क्वेश्चन 2011 और 2013 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो आइए टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, आंसर में बात करते हैं, और जो भी हमें समझाने की बात होगी तो हम बीच में करते रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट नहीं कर सकती। संसद ऐसा काम कर रही थी, तो ऑटोमेटिकली न्यायपालिका को बीच में आना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। तो दोनों में विवाद रहा। पॉइंट नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये बात न्यायालय ने संसद यानी कि सत्ता में बैठी हुई सरकार, जो कांग्रेस पार्टी थी, उनको ये बात कही। तो कांग्रेस प्लस न्यायालय के बीच में विवाद स्टार्ट हो गया। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ध्यान समझना प्लीज, नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। यानी कि तर्क दिया, जो संशोधन वो करना चाहती थी सरकार, तो सरकार ने उसके बिहाफ पे अपना एक तर्क दिया कि, फिर से रिपीट कर रहा हूं, कि मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंध में तनाव आ गया। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, ये तर्क देते हुए सरकार ने कार्य किया। लेकिन न्यायालय को कहा जाता है कि वो संविधान का संरक्षक है, तो बीच में आया और उसने आके संभाला। लेकिन सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो क्वेश्चन हमारा यही है, अगर देखा जाए, कि हमें संसद और न्यायालय के बीच में जो तनाव चल रहा था 1971 के बाद कांग्रेस की सरकार के साथ, उसका वर्णन करना है। 3 पॉइंट मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। पॉइंट नंबर 4 ये बड़ा है, प्लीज ध्यान समझना, 5 लाइनों में दिया हुआ ये। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद क्या हो गया? खाली हो गया। अब खाली हो गया तो वहां पे किसी ना किसी जज को बैठाना था। ठीक है, आगे कहानी सुनो। सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यहां पे सरकार की हम तानाशाही कहेंगे कि 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जब लास्ट स्टेज हो जाती है, लास्ट स्टेज का मतलब यह है कि लास्ट पड़ाव
न्यायाधीश को चुनने का, तो वरिष्ठता के आधार पर न्यायाधीश को चुना जाता है और जो सबसे वरिष्ठ होते हैं उनको वो कुर्सी दे दी जाती है। लेकिन इस वरिष्ठता के नियम को न मानते हुए कांग्रेस ने A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, जो कि आयु में कम थे। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया। सही बात है, जहां विवाद की बात होगी वो विवादास्पद जरूर बनेगा, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया था। उन तीनों ने सरकार के विरुद्ध फैसला दिया था, इसलिए सरकार ने उनकी अनदेखी कर डाली, तो ऑटोमेटिकली विवादास्पद ये मुद्दा बन गया। तो न्यायालय वर्सेस सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार का तनाव आप समझ सकते हो कि किस तरीके से देखा जा रहा था। पॉइंट नंबर 5, ये भी बड़ा है, प्लीज ध्यान समझना, वीडियो बड़ी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा और मैं दीपक सिन्हा, वेरी गुड, जगमोहन सिन्हा ने एक फैसला सुनाया जिससे उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक करार दिया। किसको? लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आशंकित स्थानादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद नहीं बनेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। ऑटोमेटिकली सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही थी तो सरकार अपना कार्य कर रही थी, तो न्यायालय भी अपना कार्य कर रही थी। न्यायालय को जो सही लग रहा था, जो उनके नियम और कानून के तहत कार्य हो रहे थे, उसको वो न्यायालय उसको रोक रहा था। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या आपातकाल के दौरान अपनी तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय देते हुए इंदिरा गांधी ने भारतीय संवैधानिक प्रावधानों में अपनी मर्जी के अनुसार फेरबदल किया। बिल्कुल, ये कहा जाता है इंदिरा गांधी जी के बारे में कि 1971 में जब वो चुनकर आई तो उन्होंने के कामकाज का करने का तरीका एक तानाशाही रूप में बदल चुका था। आगे कह रहे 39वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर के निर्वाचन से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को छीन लिया, बल्कि एक ऐसा संविधान बनाया जो केवल इन निर्वाचन से संबंधित विवादों को सुलझा सके। यानी कि बात को ध्यान समझना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, ये जो लोग होते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए कोई भी न्यायालय का दरवाजा ना खटखटा सके। यानी कि जिसकी नियुक्ति हो रही है वो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। उचित हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाएंगे जी। लेकिन अनुचित हो रही है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने यह अधिकार छीन लिए कि कोई भी व्यक्ति अब जैसे कि किसी भी नियम के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटा नहीं सकता। तो ये बड़े 5 कारण थे सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस सरकार वर्सेस न्यायपालिका के बीच। इनके तनाव गर्मा गर्म ही रहे और गर्मा गर्म का कारण तो एक ही था, सरकार की रणनीतियां। अगर सरकार की रणनीतियां अच्छी होती तो इन दोनों के संबंध तनातनी वाले बिल्कुल नहीं होते। आशा कर रहा हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि देखो मैं बोर्ड का सहारा नहीं ले रहा, मैं पढ़ाते हुए आप लोगों को
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास के अंदर जब समझाते हैं तो 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो 4 एग्जाम्पल देके हम बच्चे को संतुष्ट कर दें कि उसको बात समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि बस हमें बोल देना है और स्टूडेंट्स समझ लें, यानी कि एक ही एग्जाम्पल हो जो सबके माइंड में बैठ जाए। तो वीडियो क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मैं आप लोगों को यही बात कहूँगा कि अगर आपको कोई सा भी वीडियो समझ में नहीं आता और कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ चाहे वो YouLike का हो या प्रीमियर के सैंपल पेपर का हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें क्वेश्चन, चैप्टर नेम, पेज नंबर नेम और क्वेश्चन नंबर नेम। मैं उसकी वीडियो बना के आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।